डियर स्टूडेंट्स, बेटा कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सेकेंड पेंडुलम तक डिस्कस कर लिया था लास्ट पीरियड में हम लोगों ने, ठीक है। जो डिस्कशन आपका हुआ था सेकेंड पेंडुलम तक हो गया था। आज हमें तो आपको कल ही बोला था बेटा स्प्रिंग पेंडुलम की हम लोग बात करेंगे। उससे स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्प्रिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर स्प्रिंग पेंडुलम को आप आगे डिस्कस करेंगे, कैसा होगा किसी स्प्रिंग से अगर कोई बॉडी को करंट कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अगर स्प्रिंग सिंगल है मल्टीपल है तो उस कंडीशन में क्या क्या सिचुएशंस बनेंगे, वो सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज बेटा, ठीक। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं वो स्प्रिंग पेंडुलम की करेंगे फिलहाल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में आप देख लो। और सबको पता भी होगा कि बेटा किसी भी स्प्रिंग को, ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है, अगर उसे आप क्या करिए, कंप्रेस करिए, दबाइए या एक्सपेंड करिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको वर्क करना पड़ता है। यानी एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों ही सिचुएशन में आपको एक फोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसे आप कंप्रेस करिए चाहे आप एक्सपेंड करिए, ठीक है। बाकी जनरल वे में हम लोग देखते हैं कि बेटा एक साइड से वर्क करते हैं तो दूसरे साइड से ऑब्टेन्ड होता है, बट यहाँ स्प्रिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमें बोथ साइड से वर्क करना पड़ता है, ठीक। रीजन क्या है, आप खींचोगे उसको, अगर इलांगेट करेंगे स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाएंगे तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, अगर आप कंप्रेस करेंगे तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट फोर्स वहां पे नहीं होगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है अगर कोई स्प्रिंग के, ठीक है, अगर कोई भी स्प्रिंग है बेटा, उसे उसकी जो नेचुरल लेंथ होता है, नेचुरल मतलब आइडियल कंडीशन में उसका जो लेंथ है, ओरिजिनल जो लेंथ है, अगर अगर उस लेंथ के रिस्पेक्ट में यक्स डिस्टेंस आप इंक्रीज करते हैं, उसकी लेंथ को यक्स डिस्टेंस से क्या कहते हैं, इलांगेट करिए चाहे कंप्रेस करिए, तो आपको जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एफ इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, यह प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ यक्स। अगर यक्स आपके इलांगेशन करते हैं तो यह प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ यक्स होता है, ठीक है बेटा। तो उस केस में क्या होगा बेटा, एक सेकंड आप जरा सा चलिए। बोला क्या गया था बेटा, कोई भी स्प्रिंग है अगर उसे आप चाहें एंगेज करो बेटा, जैसे मान लो ये है, इसकी ये वर्जिनल लेंथ है, सपोज दैट ये वर्जिनल लेंथ इस स्प्रिंग की है, ठीक। अब इस वर्जिनल लेंथ से अगर इसकी लेंथ आपकी वर्जिनली एल है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी के है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग आपका एल है, और ठीक है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो दी गई है वो हमारे के दी गई है, ठीक। तो इस केस में अगर आप चाहें इसको बेटा कंप्रेस करिए चाहे इलांगेट करिए, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में अगर हमने यहाँ पे इलांगेशन जो कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में जो इलांगेशन है ये बेटा अगर यक्स का किया जाए, यक्स आपका इलांगेट किया जा रहा है इस स्प्रिंग को, तो हमें जो एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, और जो फोर्स अप्लाई एक्सटर्नल करेंगे वो एफ होगा, और उसी के बराबर हमारा यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स होता है, एफ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स। देखो यहाँ पे एफ को बोलते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स टर्म दिया जाता है, मतलब रीस्टोर करना मतलब कि अपनी ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल पोजीशन को शिफ्ट करना चाहता है। जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, जब उस पर फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो बॉडी होता है, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या करना, मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम लोग टर्म क्या देते हैं बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स कह लेते हैं। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, उसके बेस पे आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाता है, उसी को आपने कहा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। देखो अब जैसे जैसे आपका स्प्रिंग है, अगर हम लोग कहते हैं बेटा जो स्प्रिंग आपका होता है ना, स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज्यादा होती है, कोई भी सेम मटेरियल का अगर बना हुआ स्प्रिंग है, ठीक है, सेम थिकनेस है, तो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होती है हम लोग बोलते हैं उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम होती है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो स्प्रिंग के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है हमारी कम होती है,
तो अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात यहाँ पे करते हैं तो के यहाँ पे क्या है, ये फ्री स्टोरिंग फोर्स है, के को हम लोग कहते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, इसे टर्म देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जो के की वैल्यू होती है के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होता है उसके लेंथ के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लंबाई जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग की उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ठीक है उतना ही कम होता है। लेकिन ये उनसे हम कंपेयर करते हैं बेटा जहाँ पे जैसे मान लो सेम है, सेम थिकनेस की आपकी स्प्रिंग बनाई गई, सेम मटेरियल से बनाई गई है, एक छोटी है सपोज दैट इतनी बड़ी है बेटा और दूसरा वाला हमने ले लिया इतना बड़ा है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो तब हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा नहीं कि आप जो पेन में लगा हुआ स्प्रिंग होता है, लाइक पेन तो भूल गया, तो पेन में लगा हुआ जो स्प्रिंग होता है और जो क्या गाड़ी में साकर में लगी हुई स्प्रिंग होते हैं उसको आप क्या लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके करिए। सेम थिकनेस का अगर स्प्रिंग है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, जैसे मान लो साकर में ही लगी हुई स्प्रिंग जो होती है उससे कट कर दीजिए, तो जब कट कर देंगे ना आधे पार्ट में, अगर हाफ में कट कर देंगे तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पहले जो ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में था स्प्रिंग कांस्टेंट उसका डबल हो जाता है। लेंथ घटाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू की क्या होती है आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। यानी कि लेंथ इन क्या डिक्रीज करने पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, बट अगर मटेरियल और थिकनेस रिमेन्स सेम हम रखें, मतलब जितनी आपकी स्प्रिंग की थिकनेस है जैसे बनाया गया है, ठीक है, वो सब कुछ कांस्टेंट है तो उसके इसमें लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दैट मीन्स अगर कह सकते हो अगर स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर दीजिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ को 1/4 कर दीजिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या होगा स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे चाहे कंप्रेस करेंगे दोनों ही केस में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की टेंडेंसी रखता है, उसी को हम लोगों ने कहा रिस्टोरिंग फोर्स। उसी फोर्स को क्या टर्म देते हैं बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कह लेते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्या होगा कैसे होगा, ठीक। सेकेंड थिंग अब हमें यहाँ जो पढ़ना है फिलहाल, ये तो हमारा फोर्स वर्क डन वगैरह जब पढ़े थे हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था, यहाँ पे हमें जो बेसिकली पढ़ना है बेटा वो स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम का मतलब होता है किसी बॉब को किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्प्रिंग से हैंग कर दीजिए या हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रख दीजिए और ओरिजिनल जो लेंथ है उससे उसके लेंथ को क्या करिए चेंज कर दीजिए, चाहे इलांगेट करिए चाहे कंप्रेस करिए, कंडीशन फ्रिक्शन लेस होना चाहिए सरफेस बेटा। तो ऐसे केस में जब हम लोग क्या करते हैं इलांगेट या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, इलांगेट या क्या करते हैं हम लोग जब कंप्रेस करते हैं तो वहां पे आपकी जो स्प्रिंग होती है जो हमारी क्या होती है, ठीक है, स्प्रिंग होती है, दोनों ही केसेस में हमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक। तो कितना इलांगेशन करें या क्या है उसके बेस पे फिर हम लोग वहां से निकालते हैं उसके ऑसिलेशंस को, अगर आप फ्री कर देंगे तो ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, क्या करेगा वो टू एंड फ्रो उसका ऑसिलेशन होता है, उसी को हम लोग टर्म दे देते हैं बेटा क्या, ठीक है, जो ऑसिलेशन उसका होगा वो हमारा कहलाएगा SHM, क्या कहलाएगा वो SHM कहलाएगा। तो इसके बेस पे हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा कैसे होगा क्या होगा, वहां से आप डिनोट कर लेते हो या दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो कैसे आपका हो गया स्प्रिंग पेंडुलम हम कैसे दिखाएंगे, अब उसको स्टडी करेंगे बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए। तो हमने एक बार रिपीट कर दिया क्योंकि एक बार ऑलरेडी ये ठीक है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ रखा था, वर्क पावर एनर्जी में इसको अपने डिस्कस किया गया था। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं था, बस एक चीज और देख लीजिए, ग्राफ अगर हम लोग बनाते बेटा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में अगर ग्राफ बनाते वो भी देख लीजिए बाय द वे इन केस कहीं, ये है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और इधर होता है बेटा लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा, ठीक, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है हमारी वो डिक्रीज करती है, लेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, यानी कि यहाँ पे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के होता है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एल के होगा। तो अगर कहीं ग्राफ से रिलेटेड आपको पॉइंट अप रखा जाता है तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप,
ठीक है। अगर ग्राफ से रिलेटेड कहीं पॉइंट आपको रखा जाता है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो स्प्रिंग है हमारा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। लेंथ आप बढ़ाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे बेटा डिक्रीज करेगी, लेंथ को जब हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए, याद होने चाहिए, कैसे होगा क्या होगा वहां से दिखा लेते हैं बेटा, ठीक। तो अगला हम लोग करेंगे बेटा ये स्प्रिंग पेंडुलम स्टडी करेंगे कैसे होता है। देखो इसमें अगला पॉइंट हमारा होगा बेटा, ये ग्राफ याद रखना बेटा। स्प्रिंग पेंडुलम, देखिए जब बात करें हम लोग बेटा स्प्रिंग पेंडुलम का, हम लोग जब बात करें किसका, स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो बेटा, लेकिन सरफेस विल बी स्मूथ, या वर्टिकली हैंग किया गया हो, या तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो या वर्टिकली हैंग किया गया हो, तो उस केस में जो हमारा होगा टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अगर उस स्प्रिंग को ऑसिलेट करके, हम लोग यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जब पुटअप पे किया जाता है क्वेश्चन हम उतना ही डिस्कस यहाँ करेंगे। तो कंडीशन क्या हो रही है कि अगर आप जैसे वक्त वहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने तो वर्कडन निकाला था, ठीक है, तो यहाँ वर्कडन का कोई रोल नहीं है, यहाँ हमें क्या टाइम पीरियड से मतलब है। तो कंडीशन दो हमारे डायग्राम हम बनाएंगे। एक डायग्राम होगा बेटा ये स्मूथ सरफेस है, ये अंडरस्टूड है कि सरफेस विल बी स्मूथ। सपोज दैट एम मास की बॉडी है और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के है। अगर इस वर्जिनल पोजीशन से, इस वर्जिनल पोजीशन से इसे डिस्प्लेस करके बेटा छोड़ दिया जाए, वो चाहे आप कंप्रेस करके छोड़ो चाहे एक्सपैंड करके छोड़ो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही हमारे किस में, सिचुएशन में ये बेटा क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने दबा के छोड़ा तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है बेटा, और जो मोशन इसका हम लोग कंसिडर करते हैं वो हमारा एसएचएम होता है। मोशन विल बी टू एंड फ्रो एंड क्या, इट इज बिहेव एसएचएम, उसका जो कंडीशन होगा वो एसएचएम की तरह होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने कहा था एसएचएम के लिए जो एक्सीलरेशन वहाँ डेवलप होता है वो क्या होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव साइन ऑफ द क्या, डिफॉर्मेशन, लेंथ में जो चेंजेस आपकी हो रही, डिफॉर्मेशन जो उसमें हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट साइन निगेटिव होता है। निगेटिव होने का मतलब जब आप खींचोगे तो वो अपने आप को क्या घटाना चाहेगा, जब दबाएंगे तो अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। तो हमेशा अपोज करता है बेटा, क्या करेगा वो, अपोज करता है, ठीक है, वहाँ पे ओरिजिनल लेंथ में चेंज का अपोज करता है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में वो मोशन जो होता है उसे हम लोगों ने कहा था एसएचएम करेगा, कोई भी बॉडी अगर ऐसा फॉलो करता है तो, ठीक। तो इस केस में चाहे आपने बेटा उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, या सेम सिचुएशन है अगर हमने उसको वर्टिकली हैंग कर दिया, ऐसे लटका दीजिए आप, दिख रहा है ना बेटा, हमने क्या किया बेटा, इस बॉडी को वर्टिकली यहाँ से हैंग कर दिया, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको खींच के छोड़ दो तभी ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, दबा के छोड़ दीजिए चाहे खींच के छोड़ दीजिए, यानी कि चाहे क्या करिए उसको स्ट्रेच करिए या कंप्रेस करिए, दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा वो ऑसिलेट करेगा और मोशन उसका एसएचएम होगा बेटा। अब यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो जो टाइम पीरियड आपका होता है बेटा वो डिपेंड करता है एक तो मास ऑफ द हैंगिंग बॉडी, जो बॉडी आपकी है उसका मास कितना है, दूसरा कंडीशन आपका होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट के डायरेक्टली रूट आके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से दिखा देते हैं क्या कंडीशन बनेगा कैसा होगा, वहां से आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम की भी लिखेंगे जब टाइम पीरियड, इस केस में तो टाइम पीरियड आपका होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी, ये होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के होता है, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम बाई के, एम बाई क्या होता है के होता है, तो टी इक्वल टू आता है बेटा प्रोपोर्शनल सिंबल यहाँ हटाते हैं 2 पाई रूट एम बाई के। हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा, कोई और रोल नहीं है एक्सप्लेनेशन का, टी इक्वल टू लिखा 2 पाई
रूट एम बाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया कि जो टाइम पीरियड होता है, अगर सिंगल स्प्रिंग से कोई बॉडी को आपने कनेक्ट किया है, सिंगल स्प्रिंग से अगर किसी बॉडी के बेटा हम लोगों ने कनेक्ट किया है, तो उस केस में उसके जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, ठीक, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के बराबर होता है। ये अब मास ऑफ द हैंगिंग बॉडी है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। के जो होता है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ये जो सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं, ये सिंगल बॉडी है, सिंगल स्प्रिंग है। ये जो फार्मूला हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा, ये सिंगल बॉडी सिंगल स्प्रिंग के लिए कह रहे हैं बेटा, सिंगल बॉडी एंड सिंगल स्प्रिंग के लिए सिचुएशन को हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, बॉडी हमारी सिंगल है, सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ऐसा सिचुएशन है। यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है। मास जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, मतलब उसको कंप्लीट करने में टाइम उतना ज्यादा लगेगा बेटा। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड की वैल्यू उतनी कम होगी बेटा। टाइम पीरियड की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, 60 होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक, तो ये दो सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर लिया क्या होता है। अब दूसरा टर्म आता है, अगर एक ही स्प्रिंग से ठीक है दो बॉडी को आप क्या करिए, यहाँ पे इस केस में एक चीज ध्यान रखेंगे, मास के स्प्रिंग इज मासलेस होता है। स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग आपका मासलेस है ना, सरफेस विल बी फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तब के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी हम लोग एक कंडीशन ऐसा कंसीडर करेंगे जहाँ पे स्प्रिंग मासलेस नहीं होगा, स्प्रिंग का अपना मास होगा। ठीक है, स्प्रिंग का क्या होगा, अपना मास होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपकी होती है सेकेंड थिंग, कि वहां पे जो लेंथ आपकी होती है, स्प्रिंग का अपना क्या होगा, मास होगा। सेकेंडरी कंडीशन हमारी जो आएगी बेटा, ठीक है, वो आपका ये आता है कि जो बॉडी है, यहाँ पे हमने सिंगल बॉडी लिया है बेटा, वहां से एक से ज्यादा दो बॉडी को दोनों साइड से इंड से हमने कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो उसे को हम लोग कह लेते हैं उस समय रिड्यूस्ड मास कहा जाता है बेटा। एक टर्म आता है रिड्यूस्ड मास। तो हम लोग वहां पे टाइम पीरियड कैसे डिस्कस करेंगे, तो सिंगल केस था, स्प्रिंग विल बी कैसा, मासलेस। यहाँ पे जो स्प्रिंग हम लोग ले रहे हैं बेटा, स्प्रिंग विल बी मासलेस। ऐसा होता तो प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं स्प्रिंग विल बी मासलेस एंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर आपका स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्टिकल है तो कोई बात ही नहीं है। वर्टिकल होता तो एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर दिया जाता है। वर्टिकल कंडीशन में हमारा एयर जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, उसे हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया स्प्रिंग पेंडुलम के लिए क्या सिचुएशन होगा। दूसरा होता है, एक टर्म आता है हमारा बेटा रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास टर्म हम वही यूज करते हैं, देखो जब हमारा जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड मास टर्म हम लोग यूज करते हैं बेटा, जब हमारा जो स्प्रिंग होता है बेटा, स्प्रिंग के दोनों साइड से आपकी बॉडीज कनेक्टेड होती है। लाइक जैसे ये मान लो स्प्रिंग है, ये पहले केस का था, ये सेकंड केस का बना दे बेटा। ठीक है, कंडीशन क्या बन रहा है आपका, ये मान लो m1 मास है, ये m2 है बेटा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k है। अब दोनों बॉडी को 22 masses ऑफ m1 एंड m2, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एंड मेक टू ऑसिलेट। अगर दोनों बॉडी को बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं स्प्रिंग से, और उसको हम लोग ऑसिलेट करते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे, तो उस केस में जो मास होता है, वहाँ मास हम लोग कंसीडर करते हैं, उसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास बेटा। क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो इस केस में जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आती है, यहाँ पे जो लिखेंगे, ये सिचुएशन है, पूरी कहानी हम नहीं लिख रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू आती है, रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू आती है 1/m r, आर फॉर रिड्यूस्ड है इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/ बेटा m2 हो जाता है। 1/m1 प्लस 1/ क्या आता है, m2 के बराबर होता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर टाइम पीरियड आप निकालेंगे, इस सिचुएशन में अगर टाइम पीरियड निकालेंगे, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई रूट m/k होता है, तो mr/k हो जाएगा। और mr की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ से एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तब उसके बाद रखते हैं बेटा। यहाँ से देखो,
अगर करेंगे तो रिवर्स करेंगे ना, तो देखो 1/mr की जो वैल्यू आएगी, इसका एलसीएम आएगा m1 m2, ऊपर हो गया m1 + m2। तो mr की जो वैल्यू आएगी, आएगा बेटा m1 m2/m1 + m2। ये रिड्यूस मास आपका हो गया, m1 m2/m1 + m2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2π√mr/, क्या m/k होता है, k तो सिंगल एक ही स्ट्रिंग है, तो mr/k हो गया है। और mr की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखने में थोड़ा कम दिखेगा, आप यहाँ लिख लो। तो आएगा t की वैल्यू आएगी 2π√, देखो mr की वैल्यू हो गई बेटा m1 × m2/m1 + m2/k। ये डिवाइडिंग फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, t = 2π√m1 m2/m1 + m2 क्या 1/k। कोई दिक्कत नहीं है, या के से यहीं से खाली मल्टीप्लाई कर लो। तो ये सिचुएशन है, इसे रिड्यूस्ड मास कह लेंगे हम लोग। ठीक है, अब केस क्या होता है, इफ m1 = m2 हो, अगर m1 m2 बराबर हो जाए, तो ये तो बेसिक फार्मूला हमने बना लिया बेटा। आगे बनता है इफ m1 और m2 = m हो जाए, तो अपन m²/2m होगा बेटा। ठीक, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, आएगा m/2। तो उस केस में आपका फार्मूला हो जाएगा t = 2π√, देखो ऊपर m × m, m²/2m, एक m कैंसिल होगा, m/2 बचेगा, तो ये आएगा m/2k। ठीक है, क्या होगा, m/2 हो गया, उसके रिड्यूस मास की वैल्यू आधी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे m/2k के बराबर आ जाता है। ये तब के लिए है जब दोनों के मासेज आपस में इक्वल होंगे, तब स्पेशल कंडीशन है बेटा। अगर दोनों के मासेज आपस में बराबर है, तो उस केस में आपका t की वैल्यू 2π√m/k2k के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। m/2k के क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या हुआ कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अभी कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए, तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यू, रिड्यूस मास क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। एक सेकेंड होता है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको, कि यहाँ पे अभी जो भी हम लोग ले रहे हैं ना स्प्रिंग केस में, वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है, स्प्रिंग सॉरी मास ऑफ स्प्रिंग जो ले रहे हैं वो नेग्लिजिबल ले रहे हैं, यानी मासलेस लेते हैं। पैड के लिए ऐसे होता नहीं, ये तो यूनिवर्सल है कि पैड के लिए ऐसे होता नहीं है, बट हम लोग कंसीडर जो करते हैं बेटा, वो मासलेस लिया जाता है। ठीक, अगला केस कहा जाता है कि अगर आपका स्प्रिंग मैसिव हो, बहुत मोटा हो, ठीक है, और बॉडी जो कनेक्टेड है रिस्पेक्टिवली आपका क्या हो, छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, तो यहाँ पे अगला होता है, उसे कहते हैं मैसिव स्प्रिंग का केस बनेगा। तो एक रिड्यूस मास का केस आप ऐसे होल्ड कर लेंगे, ये कंडीशन है आपका। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे, मैसिव स्प्रिंग की बात करेंगे, तब देखिए क्या होता है, वहां थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको देखो एज ए जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर का करते थे, तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, वही वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ यूज कर लिया है। ठीक है, रिड्यूस मास के केस में। लेकिन जब हम लोग मैसिव स्प्रिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। ठीक, वहां पे इफेक्टिव मास हम लोग टर्म यूज करेंगे, कौन सा मास करेंगे, रिड्यूस मास नहीं, इफेक्टिव मास टर्म यूज करेंगे। तो फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, जो चीजें नहीं वो हो उसको नोट कर लिया करिए, या आपका ठीक है वीडियो डाउनलोड कर लिया करिए देख के उसको, ठीक है, नोट्स बना लिया करिए बेटा। ठीक है, क्योंकि इस समय रुक के पूरा नोट करवाना तो थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में आप लोगों की फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाए, फिजिकल दैट मीन्स क्या, आपको क्लासरूम में आके पढ़ने का। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, तो उस समय आपको नोट कराया जाएगा, बट अभी जो है आप उसको डाउनलोड कर लिया करिए, बाद में नोट आप बना लिया करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा,
अच्छा देखो बेटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे करेंगे, तो इसे कहते हैं मैसिव स्प्रिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा बनता है MASSIVE, मैसिव स्प्रिंग। देखो, जब बात हम लोग करते हैं बेटा मैसिव स्प्रिंग का, जब बात करते हैं किसका, मैसिव स्प्रिंग की हम लोग बात करते हैं, तो सिचुएशन क्या बनेगा। ठीक है, देखो मैसिव स्प्रिंग में क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है, अभी इस केस में हम लोगों ने जो लिया था वो मासलेस लेते थे। स्प्रिंग को हम लोग क्या लेते थे बेटा, मासलेस लेते थे। ठीक है, जब मैसिव स्प्रिंग की कंडीशन हम लोग लेंगे तो वहां पे जो स्प्रिंग आपका होता है, ठीक है, उसका मास अपना होता है, उसका क्या होगा, अपना मास होगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो देखो कंडीशन ये बनता है बेटा, ये मास जो आप ले रहे हैं स्मॉल एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के है, और इसका मास जो है ये कैपिटल एम ले रहे हैं। मास ऑफ द स्प्रिंग विल बी कैपिटल एम बेटा, मास ऑफ द बॉडी कनेक्टेड विद द स्प्रिंग विल बी क्या, स्मॉल एम। जो मास बॉडी का है वो स्मॉल एम है, जो क्या उस स्प्रिंग का मास है उसे हमने कैपिटल एम लिया। स्प्रिंग का मास कैपिटल एम है, बॉडी का मास क्या होता है आपका, स्मॉल एम है। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप लोग देखेंगे, जिस कंडीशन के लिए जब आप लोग देखेंगे बेटा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो जो इफेक्टिव मास इस केस में लेते हैं हम लोग, इफ मास ऑफ स्प्रिंग, यहाँ लिखते हैं बेटा, mass of spring is capital M and mass of body is small m। ये small m है बेटा, ये capital M है। then small m and spring constant is K, and spring constant will be is K। then ठीक है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, देन टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू आएगी, देन आप इफेक्टिव मास एम इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है बेटा, किसकी वैल्यू, एम इफेक्टिव, इफेक्टिव जो मास हमारा होगा उसकी जो वैल्यू आती है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ये होता है मास ऑफ द बॉडी प्लस 1/3 ऑफ द मास ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ स्मॉल एम प्लस कैपिटल M/3 लेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बेटा। अगर स्प्रिंग का मास दिया गया है तो सिचुएशन हमारा ये बनता है। ठीक है, और ऐसे केस में जब टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे, तो टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम इफेक्टिव अपान के। एम इफेक्टिव की वैल्यू होगी m प्लस M/3, यही लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम प्लस कैपिटल M/3, ये बाई 3 है बेटा, अपान के। तो टाइम पीरियड आपका अगर मास ऑफ स्प्रिंग दिया गया है तो उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ द बॉब यानी बॉडी प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग 1/3 ऑफ द मास ऑफ द स्प्रिंग अपान के बराबर होता है। तो ये सिचुएशन जो आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे वो चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके बेस पे टाइम पीरियड की वैल्यू का जो होता है वो कैलकुलेशन आपका हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये तो कहानी हमारी हो गई किसकी, रिड्यूस्ड मास एक पढ़ा हम लोगों ने, मैसिव स्प्रिंग की कंडीशन में पढ़ा। दूसरा केस आपका होता है बेटा कि अगर स्प्रिंग जो है, ठीक, एक के बजाय एक से ज्यादा स्प्रिंग हमारे कनेक्टेड हो। अब कनेक्टेड अगर एक से ज्यादा है तो उसमें बेटा सीरीज में होगा या तो पैरेलल में होगा। अगर मोर देन वन स्प्रिंग होता है तो जो लोग आपका 12th कर चुके हैं या 12th में पढ़ा है, आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया होगा कैपेसिटर में, रेजिस्टेंसेज में। ठीक है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा स्प्रिंग होता है, जो हमारा स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसका जो बिहेवियर होता है
ठीक है, वो कैपेसिटर लाइक हमारा होता है। ठीक, कैपेसिटर में जब सीरीज में होता था 1/c, सीरीज इक्वल टू लिखते हैं 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन हम लोग करते थे तो वहां पे सी पैरेलल की वैल्यू होती थी C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। तो वो कंडीशन वैसे ही यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो थोड़ा सा चीजें उसी तरह से हमारा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो चीजें ध्यान रखिएगा, कंपेयर कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का जो बिहेवियर होता है लाइक कैपेसिटर होता है, क्योंकि कैपेसिटर वाला जनरली आपको याद होता है। कैपेसिटर की कंडीशन हमें जनरली क्या रहती है, लर्न रहती है, याद रहती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका होगा उसके बेस पे हम लोग यहाँ से बेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बोला गया आपको यहाँ पे मैसिव स्प्रिंग की कंडीशन हमने कर लिया था, क्या होता है। ठीक, अगला केस आपका हो गया ऑसिलेशंस ऑफ क्या, ठीक है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बोला गया ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में अगर आपका है तो ऑसिलेशन क्या होगा, तो पहला आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया बेटा, याद रहेगा। रिड्यूस मास की कंडीशन, सॉरी इफेक्टिव मास की कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। देखिए कंडीशन हम लोग जो ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हो रहा है हमारा ऑसिलेशंस ऑफ बॉडी इन क्या, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सीधे हो गया ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन कह लेंगे। ठीक, या तो ऑसिलेशंस किस में बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में। ठीक, अब यहाँ पहला लिखेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट क्या बनता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्प्रिंग को एक दूसरे से हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटा। ठीक, अब सीरीज की दो सिचुएशन होती है बाबू। एक सिचुएशन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। यहां से हमने एक ब्लॉक ओपन कर दिया, एम मास का ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। K1 और कितना है बेटा, K2 है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, और मास हमारा m है, m मास की आपकी बॉडी दी गई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहां से दिखाएंगे K1 की, और मास ऑफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है, और मास ऑफ बॉडी की वैल्यू आपकी m है। ठीक, एक कंडीशन। और दूसरा होता है आप वर्टिकली हैंग का, सेकेंड सिचुएशन जो लेंगे आप वर्टिकली क्या करिए, हैंग कर दीजिए। m मास की बॉडी है, K1 K2, ये दोनों ही सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एक वर्टिकली हैंग कंडीशन में है, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। दोनों ही बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन को आपका रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस में है आपका, एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब केस क्या होता है, यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना होता है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन एज, तो लिखेंगे हम लोग इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन एज 1 अपॉन बेटा के एस, एस फॉर सीरीज है बेटा,
1/ks की वैल्यू होगी 1/k1 प्लस, दो ही ले रहे हैं तो 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। या यहाँ से ks की वैल्यू निकालोगे तो जैसे इसके एलसीएम लेंगे k1 k2 तो ऊपर हो जाएगा बेटा k1 k2 अपान k1 प्लस k2 हो जाएगा। ये के सीरीज की वैल्यू हो गई। अब टाइम पीरियड जब आप निकालोगे, क्या निकालेंगे आप? टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो टी की वैल्यू जो हो जाएगी टी इक्वल टू 2 पाई रूट m अपान के सीरीज, और जो के सीरीज है उसकी वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट m अपान k2 बाई k1 प्लस k2, k1 प्लस क्या हो जाएगा k2 के बराबर है। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट m अपान k1 अपान k1 प्लस k2। ठीक है, k1 अपान k1 प्लस क्या हो जाएगा k2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो ये हो गया टाइम पीरियड की वैल्यू किस में, जब हम लोग सीरीज में करेंगे। जब किस में करोगे बेटा, सीरीज में करेंगे तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो आर करके आप ऐसे लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ब्रैकेट में k1 प्लस k2 बाई k1 k2। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे भी वही आएगी अगर k1 और k2 की वैल्यू आपस में बराबर हो। ठीक, इफ k1 इक्वल टू k2, इफ k1 इक्वल टू k1 k2 बराबर हो इक्वल टू k हो। देखो यहाँ पे होगा 2k k स्क्वायर, तो ये एक k कैंसिल होगा तो आएगा t इक्वल टू 2 पाई। तो इस केस में हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2m बाई k, t इक्वल टू 2 पाई रूट 2m बाई क्या हो जाएगा k, क्योंकि इफेक्टिव k की वैल्यू k/2 होगा, लगे 2m/k की क्या होगा बराबर होगा। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे हम जब दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया अगर दो आपके स्प्रिंग्स है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो। सेकेंड टर्म आपका आता है अगर दोनों पैरेलल में आपने कनेक्ट कर दिया, इसमें पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये सीरीज आप देख लो। तो हम पैरेलल को फिर इस पे इरेज करके बनाएं, क्योंकि इतने में कर हो जाएगा, बनाया जा सकता है बट अब देख लो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम 2-3 हमें एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, तो उस कंडीशन में आप पहले इसको देख लीजिए फिर हम बताते हैं आपको बेटा। ये सीरीज की कंडीशन है, आप देख लीजिए पहले फिर पैरेलल की बात करते हैं बेटा। हो गया, तो ये सीरीज में अगर आपके जोड़े हैं स्प्रिंग तो सिचुएशन हमारा ये बनेगा टी सीरीज। ये टी किसकी है, कहानी सीरीज की है बेटा। ठीक है, चलिए दूसरा लिखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। सेकंड हो जाएगा आपका पैरेलल। इन सीरीज में आपका फार्मूला होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट m k1 प्लस k2 अपान k1 प्लस k1 k2 दो स्प्रिंग के लिए। 3 होगा तो ऐसे आप इक्विवेलेंट निकाल लेना, वहां से वैल्यू रख देना। ठीक है, और तीनों अगर इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट वाले होंगे तो k बाई इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो k बाई बराबर हो जाएगा। यहाँ पे k/2 होता है दो के लिए, अगर दोनों का इक्वल वैल्यू है ऐसे वहां पे k बाई हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, देखो जब बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेटा तो दोनों स्प्रिंग जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलली जुड़ी होती है। यहाँ डायग्राम थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक टाइप के डायग्राम में आपको अगर पहले से नहीं देखा है तो कंफ्यूजन होता है, लगता है वो सीरीज है बट होता है बेटा कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम 4 डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। एक तो डायग्राम ये सब है बेटा,
इस तरह से अगर बना हुआ है तो अगर जरा सा भी आप सीरीज का पैरेलल जानते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता होगा कि ये हमें कैसा दिख रहा है सीरीज में कि पैरेलल है बेटा। अगर इस तरह से दोनों बॉडी बॉडी को आप हैंग कर दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 के स्प्रिंग से, तो इक्वेशन हमारा पैरेलल का है, यूनिवर्सल है, सबको पता है बेटा। लेकिन तो अगर हम ऐसे हैंग कर दें तो देखो किस में बदल जाएगा, ये ऐसे कर दिया, आप ही लोग को बताना है अब ये सीरीज रहा या पैरेलल हो गया बेटा, सोच के रखेंगे। दिस इज से आर पैरेलल, ये कैसा हो जाएगा, सीरीज में अब कह रहा है कि पैरेलल में क्या लाएगा, ठीक। और दूसरा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी हमारे दो सिचुएशन बनेंगे बेटा। एक ये हो गया K1 K2 स्प्रिंग, ये है M। दूसरा सिचुएशन ये मास है, K1 K2 है। चार डायग्राम हम लोग बनाए हैं, कितने, 4 डायग्राम्स आपने एक्सप्रेस किया वो, तो जो बेटा एक डायग्राम में क्या साइड में कट जा रहा है उसको हम नीचे बना लेते हैं, ये कंप्लीट नहीं आ रहा है हम नीचे बना लेते हैं, तो सा डायग्राम में नीचे बीचे में मिस हो रहा है, यहाँ बना लेते हैं। हो गया बेटा, तो एक सिचुएशन आ रही है K1 K2, मास आपका M है, तो यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे चार तरह से डायग्राम, सारे के सारे बेटा पैरेलल में हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती थी वो दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से कैसे डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, तो डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो उसे हम लोग सीरीज कहते थे बेटा, क्या कहते थे, सीरीज कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये भी दोनों स्प्रिंग देखो इस बॉडी से कनेक्टेड है, यहाँ भी दोनों स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है, यहाँ भी दोनों स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है, जबकि सीरीज ही स्प्रिंग बॉडी से कनेक्टेड होता था और दूसरा स्प्रिंग जो होता था वो उस जिस सरफेस से हमने हैंग कर रखा है जहाँ से अटैचमेंट है वहां से कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में जो हमारा क्या इक्विवेलेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination equivalent spring constant is given as, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा बेटा वो k की जो वैल्यू होती है k पैरेलल, ये बेटा K1 प्लस K2, अगर और भी होंगे तो आप सीधा सीधा आप ऐड कर लेते हैं, तो K1 प्लस K2 के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाता है, जबकि सीरीज में रेसिप्रोकल सम होता है, यहाँ डायरेक्टली सम हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया K1 प्लस K2 के क्या हो गया बराबर हो गया। तो टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2 पाई रूट m बाई के पी, दैट इज कह सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K1 प्लस K2,
K1 प्लस क्या हो गया, K2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब अगर K1 इफ K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K हो तो ये 2K हो जाएगा बेटा, तो ये आएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K हो जाएगा। अगर दो स्प्रिंग को इक्वल का स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, कनेक्ट किए गए हैं, तो सिचुएशन हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K। लेकिन ये तब है जब दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, तब वो स्पेशल कंडीशन है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, ठीक। तो ये तो स्प्रिंग से रिलेटेड कंडीशन हो गया, स्प्रिंग से जोड़ा है आपने, सीरीज में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, क्या आएगा कैसे आएगा उसके बेस पे आप यहाँ से प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सिचुएशंस आपके हो गए, कैसे आप निकालेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू। और याद रखना कहीं अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले यार, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी इक्वल टू 1/t। बस रिएक्शन इक्वेशन को उल्टा कर देना यार, ठीक है, इक्वेशन को उल्टा कर दीजिएगा, सब कुछ आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ चीजें और हमारे इस यूनिट में अभी हमें पढ़नी है, ठीक। तो देखो कंडीशन आपका होता है, जैसे कुछ फार्मूले हमारे स्पेशल कंडीशन के लिए बनते हैं, हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस बेस्ड सीधे फार्मूले हमारे होंगे, ठीक है। बोला है, ठीक है, डिफरेंट फार्मूले ऑफ SHM, डिफरेंट फार्मूला फॉर SHM के लिए कोई बॉडी अगर कर रही है तो डिफरेंट हमारे रिलेशंस कैसे बनते हैं। पहला है आपका, ठीक है, SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, ठीक। तो बोला जाता है वेरियस फार्मूले क्या SHM, इरेज कर दे बेटा, समझ गए हैं। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो कंडीशन आपका है SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। कोई अगर सिलेंडर है बेटा वो फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है वो लिक्विड में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उस केस में आपका उसका कैसा होगा, ठीक है, मोशन, और उसके टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या बनेगा। तो जरा हम लोग देखेंगे बेटा, देखो देखिए ये मान लो एक सिलेंडर है बेटा, जिसकी एल पार्ट या लेंथ जो है वो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। सुनो कैसे ऑसिलेट करेगा, ये पैक्ड है, ठीक, तो इसका एल लेंथ इस लिक्विड के अंदर डिप्ड है, लंबाई एल लंबाई इसका जो है लिक्विड के अंदर है, बाकी बाहर है, बाहर से हमें मतलब नहीं है बेटा, ठीक। अब इस सिलेंडर को अगर बेटा ऊपर से ऐसे थोड़ा प्रेस कर दो, घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उस केस में अगर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, तो इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मालूम जो डिप्ड पार्ट का होगा बढ़ जाएगा, तो उस पे अब लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बेटा इंक्रीज कर जाएगी। और जब अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बेटा इंक्रीज करेगी, तो ये सिलेंडर जैसे ऊपर से फोर्स हटाओगे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक हाइट तक जाने के बाद फिर से रिटर्न बैक होगा नीचे, तो अप एंड डाउन मोशन करने लगेगा। और ये जो अप एंड डाउन मोशन होता है बेटा, उसी को हम लोग कह लेते हैं कि SHM कह लेते हैं, जिससे उन्होंने SHM। और टाइम पीरियड ऑफ SHM जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द डिप्ड पार्ट इन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जो इक्विलिब्रियम केस में, जैसे ये जब आपका स्टिल कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना पार्ट उसका डूब रहा है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, पूरे सिलेंडर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका होता है, अगर ऐसे सिचुएशन में मिलता है हमें, हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होते हैं, टी की वैल्यू आती है 2 पाई रूट L/G। ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे लेंथ ऑफ द डिप्ड पार्ट है,
यल जो है लेंथ ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, यल लेंथ ऑफ डिप्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, पार्ट ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है जी, आप जान ही रहे हो। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक, दूसरा एक होता है अगर आपका कोई यू ट्यूब है, यू शेप का ट्यूब, यूट्यूब मतलब यहाँ पे यू शेप के ट्यूब की बात कर रहे हो, मोबाइल के यूट्यूब नहीं। ठीक, तो उस कंडीशन में यू शेप का कोई ट्यूब अगर उसमें लिक्विड फिल कर दिया जाए और किसी पिस्टन की हेल्प से इसके एक आर्म में प्रेस कर दिया जाए, तो जब नीचे दबाओगे दूसरे आर्म में बेटा ऊपर उठेगा। जैसे उसको पिस्टन को हटाओगे वो ऐसे टू एंड फ्रो यानी अप एंड डाउन मोशन करने लगेगा दोनों आर्म में। तो उसका मोशन जो होता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं बेटा एसएचएम। और उस केस में अगर किसी आर्म में उसकी हाइट एच है, हाइट कितनी है, एच है या वाई है, तो पूछा जाता है बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, तो आता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर सिचुएशन ये बन रहा है कि मान लो कोई यूट्यूब है, एस एच एम ऑफ क्या, जैसे यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने किसका, सिलेंडर का, तो है एस एच एम ऑफ ए लिक्विड इन यूट्यूब। पॉइंट हमारा बनाएंगे एस एच एम ऑफ ए लिक्विड इन यूट्यूब। एक सेकंड, थोड़ा लाइट फैक्टर आज आ रहा है, देख लीजिए फिलहाल। एस एच एम ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, यूट्यूब में अगर कोई बॉडी है वो एसएसएम कर रही है तो कैसी होगी, एसएसएम ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। ठीक, तो ऐसे हम बना लेते हैं बेटा, यू शेप का कोई ट्यूब है, अगर एक एंड में इसमें आर्म में जो इसकी हाइट है बेटा वो एच है, लिक्विड का जो हाइट है वो एच है, तो उस केस में यहाँ पे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड जो होगा आपका, जब इसको एक साइड से देखो किसी पिस्टन से अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो इसमें लेवल ऊपर जाएगा। जैसे आप छोड़ोगे ये वाला चूंकि ऊपर है, ये वाला के नीचे आपने कंप्रेस किया है, तो वो तुरंत ये वाला नीचे आना चाहेगा, ये ऊपर, ऐसे अप एंड डाउन ऐसे मोशन करने लगेगा। तो मोशन को हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे एसएचएम होता है, और टाइम पीरियड ऐसे सिचुएशन के लिए लिखते हैं बेटा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। ध्यान रखें यहाँ पे एच जो है एक लिम्ब में, एक आर्म में जो है उसकी हाइट है, एक लिम्ब में उसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, इस केस में कैसे निकालते हैं, नहीं, आपका निकल जाता है। ठीक, सेम इसी पैटर्न पे होता है बेटा कि अगर कोई हमारा क्या है, सिलेंडर है, गैस उसमें फील्ड है, अगर उसमें पिस्टन सिस्टम लगा है, ठीक है, किसी सिलेंडर में, और उसमें गैस फील्ड है। अब उसको अगर आप कंप्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में कंप्रेस करने के बाद उसका जो पिस्टन होता है अप एंड छोड़ देंगे, पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करता है। वो जो आपका अप एंड डाउन मोशन होता है, ठीक है, जो अप एंड डाउन क्या करते हैं हम लोग, मोशन होता है, वो भी आपका एक एसएचएम का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होगा, एसएचएम का एग्जाम्पल होता है। तो आप चाहे उसको भी देख लीजिए जल्दी से, टाइम थोड़ा सा कम है बेटा, ऐसे हम लोग बना लेते हैं। देखो सपोज दैट ये पिस्टन है बेटा, ये आपका पिस्टन सिस्टम है, इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास आपका m है, इसकी हाइट h है, इसमें गैस फील्ड है, क्या है, गैस फील्ड है, इक्विलिब्रियम में था, आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया तो ये पिस्टन मूवेबल होता है, अप एंड डाउन मोशन करने लगेगा। पिस्टन हमारा मूवेबल होगा बेटा और अप एंड डाउन क्या करेगा, वो मोशन करने लगेगा। ठीक, तो जब इसमें अप एंड डाउन मोशन होगा तो इसमें भरा क्या गया है, लिक्विड नहीं है यहाँ बेटा, इसमें गैस भरी गई है, इसमें जो भरा गया है बेटा वो गैस है, मास ऑफ एम है, और इसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो पी है। एरिया ऑफ पिस्टन हमारा ए ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पिस्टन का है वो हमारा ए है। तो पूछा जाता है इसका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी,
तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है बेटा मास ऑफ द पिस्टन के ऊपर, जो अपने अप्लाई किया है ब्लॉक, इंटू एच जो गैस की है उसमें हाइट है, कितने हाइट तक भरा गया है, अपॉन पी इंटू ए। पी होता है प्रेशर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखेंगे। तो अगर हम लोग पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे एस एच एम ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर, एस एच एम ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर, एस एच एम ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर, एस एच एम ऑफ ए पिस्टन इन ए सिलेंडर। तो यहाँ पे जब टाइम पीरियड इसके लिए करेंगे तो टी की वैल्यू जो आती है बेटा, टी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट एम इंटू एच जो इसकी हाइट है, अपान पी प्रेशर इंटू एरिया ए, ये कंडीशन होता है। ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम इंटू एच अपान पी इंटू ए के क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक, पी इंटू ए के क्या हो जाएगा बराबर होता है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी चीजें होती हैं, अगर ऐसे सुन लीजिए कि बना दें, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो फार्मूला थोड़ा सा आप याद रखिए, ये सब रेडीमेड फार्मूले हैं बाबू। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब रेडीमेड फार्मूले हैं। अगर कहा जाता है कैपिटल आर रेडियस का कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसमें स्मॉल आर रेडियस का एक क्या बॉल को रख के दिया जाए, तो जब सेंटर जैसे रखेंगे तो बीच में उसके सबसे लोअर पोर्शन पे होगा, जिसे हिंदी में पेदी कह लेते हैं। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे अगर उसको ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो उसी में बाउल में ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और उसके मोशन को हम लोग एस एच एम कहते हैं। पूछा जाता है बेटा उसका टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, अब इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से देख लो बेटा। ठीक, इरेज कर दें, देखिए और एक चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा था जब वहाँ पे ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, कि अगर अर्थ में एक टनल का बना दिया जाए तो उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो टनल में टू एंड फ्रो मोशन करेगा अर्थ के सेंटर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, उसका जो मोशन होगा वो हमारा एस एच एम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस एच एम कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या होता है, और टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी के बराबर होता था। अगर अर्थ में अलॉन्ग टनल एक बना दिया जाए, सुरंग बना दिया जाए, तो वो सिचुएशन हमारी बनती थी। ठीक, एक हम लोग बाउल वाला बात करें, एस एच एम ऑफ ए स्मॉल बॉल। ठीक है, रोलिंग डाउन इन ए किसमें बेटा, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक, तो ये होता है आपका एस एच एम ऑफ ए स्मॉल बॉल, एस एच एम ऑफ ए स्मॉल बॉल इन हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फीयर स्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल में अगर हम लोग कराते हैं तो कंडीशन हमारा क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या सिचुएशन बनेगा, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये है बाउल बेटा, इसकी रेडियस को आपने स्मॉल आर ले लिया और इसका रेडियस जो है बेटा वो कैपिटल आर है। इसको अगर यहाँ से छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे इधर इधर मोशन करेगा ना, तो इसका मोशन जो होता है बेटा उसे हम लोग कह लेते हैं एस एच एम। क्या कहेंगे उस मोशन को, एस एच एम कह लेते हैं। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इस बाल का जिसमें बाल रखा है आपने, इसका रेडियस स्मॉल आर आपने लिया, और बाउल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, ये क्या है आपका बाउल है। बाउल मतलब कटोरा जिसे हम कह लेते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई जी होता है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेटा, तो मेन जो हमारी पूछी जाती है यहाँ पे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह से आपका होता है एक और सुने, टार्सियोनल पेंडुलम कहलाता है। जो टार्सियोनल पेंडुलम होता है वहां पे टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई, वो जैसे वहां जी लेते थे सिंपल पेंडुलम में, यहाँ जी नहीं होता है बेटा, यहाँ पे टार्सियोनल ट्विस्ट होता है, यानी कि जो उसमें ऐठन होता है, घुमाते हैं तो ऐसे रोटेट करता है वो। ठीक है, तो वहाँ बाई सी होता है, और सी को टार्सियोनल कांस्टेंट ऑफ वायर कह लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है। तो ये चैप्टर फिलहाल हमारा थियोरेटिकली कंप्लीट हो गया है। कुछ देखेंगे, कल आपका नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, बाकी ये यूनिट आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। ऑसिलेशंस वगैरह हमारी नेक्स्ट यूनिट में है, कुछ किताबों में उसी में दे दिया गया है। तो फिलहाल ये चीजें हमारी यहाँ पे हो गई एक पोर्शन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन कर डालिएगा, कुछ हम करवा देंगे, देखते हैं कल, बाकी आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन राइज हो रहे, चूंकि 12th को आपको पेपर है, तो उन चीजों को हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक, चलिए बाकी कल देखते हैं, इतना आप कर डालिएगा। ओके बेटा, ठीक है।